ट्वेल्थ इंग्लिश क्रैश कोर्स वीडियो लेक्चर 11। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने वीडियो लेक्चर 10 तक कंप्लीट किया है और मुझे उम्मीद है कि वीडियो लेक्चर 10 तक जो मैंने कंप्लीट किया है आप लोग अच्छे से देखे होंगे, नोट किए होंगे और याद भी किए होंगे। बिल्कुल, आज वीडियो लेक्चर 11 में हमारा टॉपिक है पोएट्री सेक्शन से अगला पोएम का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जी हाँ, चलिए आज हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को सीखते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं ये क्रैश कोर्स है और क्रैश कोर्स में हम लोग लिमिटेड पढ़ेंगे, उतना पढ़ेंगे जिससे हमारा एग्जाम बहुत अच्छा चले जाए। तो चलिए, हमने कहा था कि पोएट्री सेक्शन जो हम लोगों का अभी चल रहा है, पोएट्री सेक्शन में हम लोग कविता के हीडिंग को समझेंगे, कविता के हीडिंग के बाद कवि के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर उस कविता को सुनेंगे, उसके बाद उसका समरी को देखेंगे, फिर उस कविता का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। बाकी क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन हम लोग बाद में देखेंगे अलग वीडियो लेक्चर के माध्यम से। बाय द वे, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और याद रहे डेडिकेशन के साथ देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, अच्छे से देखिए। अगर बोर्ड में बेहतर रिजल्ट लाना चाहते हैं, मां बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं और हर बात में इज्जत आती है बीच में कि फलाने ने फलाने कह दिया, इज्जत का सवाल है, चिल्लाने ने गाली दे दिया, इज्जत का सवाल है, तो भाई रिजल्ट भी बेहतर आनी चाहिए क्योंकि समाज में इज्जत का सवाल है। नहीं तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ट्वेल्थ इंग्लिश क्रैश कोर्स वीडियो लेक्चर 11 बुक है रेनबो पार्ट 2 और रेनबो पार्ट 2 से आपका जो पोएम है आज की क्लास में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किस प्रकार का कविता है? ये पीपल्स पोएम है, लोक कविता है, याद रखेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता का नाम है उसका मतलब होता क्या है। डियर स्टूडेंट, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आत्मगीत, खुद का गीत, खुद का गीत, खुद का गाना। तो खुद का तो समझ में आ रहा है, गीत क्या, इसका मतलब क्या कवि राइटर है, सॉरी कवि सिंगर है। समझिएगा अच्छे से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद का गीत, खुद का गीत। मैं आप लोगों को बता दूं, गीत का मतलब होता है तारीफ, प्रशंसा, याद रखेंगे। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब खुद का गीत अर्थात खुद का तारीफ। याद रखें, गीत या गाना का मतलब तारीफ या प्रशंसा होता है। आप गाना सुनते होंगे, गाना में हीरो जो है वो एकदम नाचते हुए झूमते हुए गा रहा होता है कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तेरी आहट से पहचान लूंगा। जी हां, वो जो है हीरोइन का तारीफ कर रहा होता है। तो गीत या गाना का मतलब तारीफ होता है। टॉपिक है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आत्मगीत, खुद का गीत अर्थात खुद का तारीफ। इस कविता में कवि खुद का तारीफ कर मानव जीवन के बारे में बताया है। इस कविता में कवि खुद का तारीफ कर भाईचारा के बारे में बताया है। जी हां, इस कविता को कवि वॉल्ट व्हिटमैन ने उस समय लिखा था जिस समय अमेरिका में काले और गोरों के बीच में भेदभाव था। तो काले और गोरों के बीच के भेदभाव को मिटाने के लिए कवि वॉल्ट व्हिटमैन ने इस कविता को लिखा था। तो ये बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी एक तरह से कविता है। याद रहे, लोगों के भले के लिए यह कविता लिखी गई, इसलिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आत्मगीत अर्थात खुद का प्रशंसा, याद रखेंगे खुद की तारीफ। ये पीपल्स पोएम है, लोक कविता है। इस कविता को वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा है, उस समय लिखा था जब अमेरिका में काले और गोरों के बीच भेदभाव था। तो आई होप हीडिंग समझ में आया होगा। आइए कवि के बारे में भी कुछ जानते हैं। चलिए, अबाउट पोएट। पोएट का नाम है, पोएट्स नेम वॉल्ट व्हिटमैन। डियर स्टूडेंट्स, याद रखेंगे आपका पोएट का नाम है वॉल्ट व्हिटमैन। जी हां, टाइप, हर कवि का अपना एक क्षेत्र होता है। तो वॉल्ट व्हिटमैन ज्यादातर कविता लोगों के लिए लिखते थे, समाज के लिए लिखते थे, भाईचारा के लिए लिखते थे, इसलिए वॉल्ट व्हिटमैन को पीपल्स पोएट कहा गया, लोक कवि कहा गया। आपका एग्जाम में पूछ लेगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ डैश पोएम, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ डैश पोएम हो जाएगा पीपल्स पोएम।
आपका एग्जाम में पूछ लेगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन रिटन बाय, तो वॉल्ट विटमैन हो जाएगा। आपका एग्जाम में पूछ लेगा वॉल्ट विटमैन वाज अ डैश पोएट, डैश कवि थे, तो पीपल्स पोएट थे, याद रखेंगे। चलिए बॉर्न, जन्म कब हुआ? 1819 इन अमेरिका, 1819 अमेरिका में इसका जन्म हुआ था। डाइड, मरे थे कब, निधन कब हुई? तो 1892। वेल नोन एज, हर कवि अपने किसी न किसी स्पेसिफिक काम के लिए जाना जाता है, तो याद रखेंगे। बात अगर वॉल्ट विटमैन की करें तो बहुत ज्यादा मेहनती कवि थे, बहुत ही ज्यादा एक तरह से बोल सकते हैं मेहनती आदमी थे। वो अपने जीवन में ढेर सारा काम किए, लेकिन कहीं ना कहीं इतना याद रखना है कि जब तक वो जिंदा रहे तब तक उसको अमेरिका में मान सम्मान नहीं मिला। मर जाने के बाद जब लोगों ने उसके रचनाओं को पढ़ा तब लगा कि हम लोगों ने एक, यूं सोचिए, हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। इतना बड़ा हीरा आदमी था, इतने सुंदर विचार का आदमी था, हम लोगों ने जिंदा रहते उसका सम्मान नहीं किया, मरने के बाद उसको सम्मान मिला, मरने के बाद लोगों ने उसको ढेर सारा प्रेम दिया। चलिए, इसी को अमर होना बोलते हैं, याद रहे। और एक बात याद रहे, धरती में कहीं भी अमृत नहीं है। लोग बोलते हैं कि अमृत पीने के बाद लोग अमर हो जाता है, धरती में कहीं भी अमृत नहीं है, वरना इंसान इतना खतरनाक प्राणी है, चांद तक जा सकता है, चांद में झंडा फहरा सकता है। तो सोचिए, इंसान अमृत को नहीं खोज लेता धरती में कहीं रहता तो अमृत कुछ होता नहीं है। ये अच्छा कर्म, गुड डीड, यही अमृत है। गांधी जी अपने हर खुशी को त्याग कर अपने जीवन को निछावर कर दिया लोगों के भलाई के लिए, तो गांधी जी अमर रहे बोलते हैं। भगत सिंह अपने खुशियों को त्याग कर देश के लिए, लोगों के लिए बलि पर चढ़ गए, तो लोग उसको बोलते हैं भगत सिंह अमर रहे। तो यकीन मानिए, अच्छा कर्म ही अमृत है, और अच्छा कर्म ही हमें क्या करता है? अमर बनाता है। तो अच्छा कर्म कीजिए अगर अमर होना चाहते हैं। शरीर चला जाएगा, नाम रह जाएगा, याद रहे। तो चलिए, वॉल्ट विटमैन क्या क्या थे? तो वॉल्ट विटमैन याद रखेंगे पीपल्स पोएट के नाम से जाने गए, अमेरिकन पोएट क्योंकि अमेरिका में जन्म लिए थे, कारपेंटर थे, बढ़ई थे, मात्र 12 वर्ष की उम्र में कारपेंटर का काम ये शुरू कर दिए थे, ये भी याद रखना है। चलिए, टीचर थे, एडिटर थे। एडिटर मतलब संपादक, इसका मतलब हुआ पेपर में लिखने वाला नहीं। चलिए, तो याद रखना आप लोगों को कि वॉल्ट विटमैन क्या क्या थे? तो पीपल्स पोएट थे, अमेरिकन पोएट थे, कारपेंटर थे, टीचर थे, एडिटर थे, ये सारा चीज थे। आपका एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछता है वॉल्ट विटमैन वाज डैश, वॉल्ट विटमैन डैश थे। ऑप्शन ए पीपल्स पोएट, ऑप्शन बी अमेरिकन पोएट, ऑप्शन सी कारपेंटर, ऑप्शन डी ऑल द थ्री। तो ऑल द थ्री आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, फेमस कलेक्शन, इसकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सा है? तो याद रखेंगे, इसका 2 प्रसिद्ध रचना है, लीव्स ऑफ ग्रास, ड्रम टैप्स। लीव्स ऑफ ग्रास 1855 में प्रकाशित हुई थी, और लीव्स, ये ड्रम टैप्स 1866 में, 55-66। तो 1855 में लीव्स ऑफ ग्रास नामक किताब इसका छपा था, पब्लिश्ड हुआ था। 1866 में ड्रम टैप्स नामक किताब इसका छपा था, याद रखना है। और याद रहे, वॉल्ट विटमैन ने अपने जीवन काल में जितना भी कविता लिखा, वो सभी कविता को उन्होंने इसी बुक में संग्रहित कर दिया। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि वॉल्ट विटमैन के कविताओं का संग्रह क्या कहलाता है? तो लीव्स ऑफ ग्रास कहलाता है। तो ये था कवि के बारे में, जिसको आपको याद रखना है। याद रहे, हमारा कविता का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब खुद का गीत, आत्मगीत, खुद की तारीफ। यह पीपल्स पोएम है, इसे वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। वॉल्ट विटमैन पीपल्स पोएट थे, याद रखेंगे। इसका जन्म 1819 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था, मृत्यु 1892 ईस्वी में हुई। वॉल्ट विटमैन के बारे में अगर बात करें तो याद रहे, ये पीपल्स पोएट थे, अमेरिकन पोएट थे, है ना, कारपेंटर थे, टीचर थे, एडिटर थे। इतना ही नहीं, वॉलंटियर भी थे ये, है ना, समाज सेवी थे, वॉलंटियर थे ये भी याद रखना आप लोगों को। इसका प्रसिद्ध किताब कौन कौन है? तो लीव्स ऑफ ग्रास है, ड्रम टैप्स है ना। लीव्स ऑफ ग्रास 1855 में छपा था, और ड्रम टैप्स 1866 में, ये याद रखना है। तो कविता के हेडिंग को, कवि के बारे में ये दोनों चीज हम लोग जान चुके हैं। आइए इस कविता के समरी को हम लोग देखते हैं। लेकिन समरी को सुनने से पहले, समरी को देखने से पहले, आइए एक नजर कविता की ओर, कविता पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं।
जब आप सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता को पढ़ना शुरू करोगे तो उससे क्या मीनिंग निकलेगा, क्या अर्थ निकलेगा, आइए हम देखते हैं। याद रखेंगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक बहुत ही सुंदर लोक कविता है, पीपल्स पोएम है। इस पोएम को वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। इस पोएम में वॉल्ट विटमैन खुशी मनाता है और गीत गाता है ना। कवि लिखता है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम ना। कवि इस तरह से लिखता है। कवि कहता है कि मैं खुशी मनाता हूं, गीत गाता हूं। कवि कहना चाहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश रहता हूं। जानते हो मैं बहुत ज्यादा खुश क्यों रहता हूं? क्योंकि मेरे अंदर भेदभाव नहीं है। जिस इंसान के अंदर भेदभाव नहीं रहता है वो इंसान तनाव मुक्त रहता है, वो इंसान खुश रहता है। और जानते हो मेरे अंदर भेदभाव क्यों नहीं है? मेरे अंदर इसलिए भेदभाव नहीं है क्योंकि मेरा शरीर का एक एक रोम, एक एक कण ये जानता है कि मानव के बीच समानता है। मानव रक्त रंग समान है, मानव रक्त कण समान है, मानव का इस धरती में आने का प्रक्रिया समान है, इस धरती से जाने का प्रक्रिया समान है। हर इंसान के नसीब में, जिंदगी में सुख और दुख दोनों है। अर्थात हर इंसान का खून का कण जो है, रक्त कण जो है, मिट्टी हवा से मिलकर बना है। कवि का मानना है कि हर दृष्टिकोण से मानव और मानव के बीच में समानता है। हर दृष्टिकोण से हर मानव मां के कोख से होकर आया है, मर कर जाएगा। इंसान बारी बारी से आया है, बारी बारी से जाएगा। मरना और जन्म लेना और मरना हर इंसान का नसीब है। हर दृष्टिकोण से मानव और मानव के बीच समानता है। मैं यहां पर अपने तरफ से एक तरह से एक सोच, एक थिंकिंग अपना मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करते हैं ये सच में है नहीं। याद रखिएगा, एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है उसको सड़क के किनारे में ले जाकर रख दी जाए। एक छोटा बच्चा अभी जन्म लिया और कोई उसको सड़क के किनारे छोड़कर चले जाए, यकीन मानिए एक मुस्लिम उठाएगा तो वो बच्चा मुस्लिम हो जाएगा, एक हिंदू उठाएगा तो वो बच्चा हिंदू हो जाएगा, एक हरिजन उठाएगा तो वो बच्चा हरिजन हो जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस बच्चे के शरीर में किसी धर्म विशेष का कोई चिन्ह नहीं होगा, वो इंसान है। याद रहे। तो हमारा मानना है कि ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, इंसान की औलाद हो, इंसान बनो। इस कविता में कवि का यही भावना है। कवि चाहता है कि हर कोई जातिवाद भूल जाए, हर कोई किसी को देखे तो एक इंसान को देखे। सामने वाला हिंदू मुसलमान नहीं दिखनी चाहिए, इंसान दिखनी चाहिए। कवि का ये फीलिंग्स है इस कविता में। कवि कहता है, जानते हो मैं 37 वर्ष का हो गया हूं, मैं स्वस्थ हूं और उम्मीद करता हूं कि मरते दम तक मैं स्वस्थ रहूंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं खुश रहता हूं। जानते हो मैं खुश क्यों रहता हूं? क्योंकि मेरे अंदर भेदभाव नहीं है। जानते हो मेरे अंदर भेदभाव क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा शरीर का एक एक कण जानता है कि मानव और मानव के बीच समानता है। जब प्रकृति ने हम में भेदभाव नहीं किया तो हम इंसान कौन होते हैं? अर्थात इस कविता में कवि बताना चाहता है कि इंसान और इंसान के बीच समानता है, इंसान को भेदभाव नहीं करनी चाहिए। और जिस इंसान में भेदभाव नहीं होता वो अपने जीवन को बहुत ही ज्यादा खुशी खुशी से जीता है। तो ये कविता कहीं ना कहीं बहुत सुंदर मैसेज दिया है। आप भी एक अच्छा इंसान बनिए। आप अच्छे इंसान हैं, मैं भी अच्छा इंसान हूं। थोड़ा सा भटक जाते हैं, हमें लगता है कि हमें इंसान बनकर जीनी चाहिए, ना हिंदू ना मुसलमान, एक इंसान बन के जीनी चाहिए। चलिए, ये कविता पर एक नजर था। चलिए आइए एक काम करते हैं, इस कविता के समरी को हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए, इसी तरह आपको भी एग्जाम में समरी लिखना है, हेडिंग देना है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, समरी लिखना है। चलिए, पहला पॉइंट है हमारा, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं क्या। चलिए, हमारा पहला पॉइंट है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ पीपल्स पोएम। जी हाँ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक लोक कविता है। इट हैज बीन रिटन बाय वॉल्ट विटमैन, इसे वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। अगला पॉइंट है ही वॉज अ पीपल्स पोएट, वह लोक कवि थे, है ना। अगला पॉइंट है हमारा ही वॉज ऑल्सो अ कारपेंटर, टीचर, एडिटर एंड वॉलंटियर। याद है, वॉल्ट विटमैन कारपेंटर भी थे, टीचर भी थे, एडिटर भी थे, वॉलंटियर, है ना, वॉलंटियर भी थे। हम लोग पढ़ाई करते हैं तो माँ बाप को क्या कहते हैं कि हम पढ़ते हैं, हम कोई काम नहीं करेंगे, गाय को घास नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हजार बहाना करते हैं। हम पढ़ते हैं तो साइड से कोई काम नहीं करेंगे।
वॉल्ट विटमैन पढ़ते भी थे और मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कारपेंटर का काम शुरू कर दिया था। तो क्या वो सफल नहीं हुए? अरे जब तक दुनिया रहेगा ना, जब तक साहित्य रहेगा ना, जब तक लिटरेचर रहेगा ना, तब तक इसका नाम रहेगा। तो याद रहे, माँ बाप का भी सेवा कीजिए, हेल्प कीजिए। देखिए, जो पढ़ता है ना उससे बड़ा निकम्मा कोई होता भी नहीं है। अगर आप सिर्फ पढ़ोगे और अच्छे से नहीं पढ़े, जॉब नहीं लगा, तो आपसे बड़ा निकम्मा कोई ना होगा। लेकिन सोचिए कि आप पढ़े भी, साइड से कुछ कुछ इधर उधर काम भी सीखे, कुछ कुछ टेक्निकल कोर्स इधर उधर। पढ़ाई अगर आपका मदद नहीं करेगा तो वो जो साइड वाला काम है वो आपका मदद कर देगा। तो बी अ गुड पर्सन, सपोर्ट योर पेरेंट्स। ओके, चलिए अगला पॉइंट है, He was born in 1819 in America and died in 1892. इसका जन्म 1819 में अमेरिका में हुआ, मृत्यु 1892 में। He has written many poems, इन्होंने ढेर सारा कविताएं लिखा। अगला पैराग्राफ में है, in this poem the poet celebrates himself and sings himself. इस कविता में कवि खुद से खुशी मनाता है और गीत गाता है। He lives happy life, वह खुशी खुशी जीवन जीता है। He has no any frustration, उसमें कोई तनाव नहीं है, कवि को कोई तनाव नहीं है। Because he does not believe in discriminations, क्योंकि वह भेदभाव पर विश्वास नहीं करता है। आप भी भेदभाव पर विश्वास मत कीजिए। मैं वादा करता हूं बहुत खुशी खुशी जिंदगी जिएगा और अपने हिस्सा का जिंदगी जिएगा। जो लोग भेदभाव करता है वो दूसरे की जिंदगी में दखल अंदाजी करते रहता है, इंटरफेयर करते रहता है, दूसरे का जिंदगी जी के चला जाता है। भेदभाव मत रखिए, खुद के हिस्सा का जिंदगी जिए और फैमिली के साथ रहिए, प्यार से रहिए, मुस्कुराते रहिए ना। चलिए, तो याद रहे क्या लिखा हुआ था, he does not believe in discriminations, उसको भेदभाव पर विश्वास नहीं है। He says there is an equality among human beings, उसका मानना है कि मानव जाति के बीच समानता है, इक्वलिटी है। All human beings have same blood color, सभी मानव जाति में रक्त रंग समान है। Man comes in the world one by one, इंसान इस दुनिया में बारी बारी से आता है ना, याद रखेंगे। Our blood atom is formed with soil and air, है ना, soil and air। तो हमारा रक्त कण जो है वो मिट्टी और हवा से मिलकर बना है। The poet is 37 years old, कवि 37 वर्ष का है। He is perfect, वो परफेक्ट है। And he hopes to be perfect till his death, और वो उम्मीद करता है कि वो मरते दम तक स्वस्थ रहेगा, क्योंकि उसके अंदर भेदभाव नहीं है। और जो लोग हंसता मुस्कुराता रहता है ना, तो अंतिम सांस तक खुश रहता, बिंदास रहता, बीमारी जो है कोसों दूर रहता है उसको, उससे याद रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट है ना, क्या लिखा हुआ है, तो he hopes to be perfect till his death, वो अपने मृत्यु तक स्वस्थ रहेगा। बिकॉज यहां पर हो जाएगा he, because he has no any discriminations, क्योंकि उसके पास कोई भेदभाव है नहीं ना। Finally, according to the poet, the person who has no any discriminations, मतलब अंततः कवि के अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, लिव्स जीता है फ्रस्ट्रेशन फ्री लाइफ, तनाव मुक्त जीवन। तो ये कविता हमें यही सीख देता है कि जिस इंसान में भेदभाव नहीं होता वो इंसान तनाव मुक्त जीवन जीता है, अपने हिस्सा का जीवन जीता है। इसलिए जातिवाद को कोसों दूर भगाइए, इंसान है इंसान की तरह रहिए, ज्यादा अच्छा है नहीं। चलिए, तो आई होप समरी आपको समझ में आया होगा नहीं, और मेरे ख्याल से अगर समझ लेते हैं तो लिख भी लीजिए, लिख लेते हैं तो यादों कर लीजिए, क्योंकि समरी याद करने का बहुत फायदा है। फायदा नंबर 1 5 नंबर का समरी पूछता है, फायदा नंबर 2 ऑब्जेक्टिव में मदद करेगा, फायदा नंबर 3 एक्सप्लेनेशन में मदद करेगा, फायदा नंबर 4 क्वेश्चन आंसर में मदद करेगा, हर चीज में मदद करेगा, याद रहे। तो इसको लिख के आपको याद करना। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव को भी हम लोगों को देखना है। सम ऑफ माई सेल्फ ऑब्जेक्टिव्स, पॉइंट 1, वॉल्ट विटमैन वॉज अ डैश पोएट। वॉल्ट विटमैन डैश पोएट थे, तो कैसा पोएट थे जी, तो याद रखेंगे पीपल्स पोएट। अरे इस जगह तो और भी आंसर हो सकता है, हाँ अच्छा ठीक है, वॉल्ट विटमैन वॉज अ पीपल्स पोएट, अमेरिकन पोएट भी थे। अगला, वॉल्ट विटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड, तो कविता के अनुसार 37 ईयर्स ओल्ड, 37 ईयर्स ओल्ड। अगला है द पोएट डैश हिमसेल्फ एंड सिंग्स हिमसेल्फ, हाँ द पोएट सेलिब्रेट्स हिमसेल्फ, द पोएट सेलिब्रेट्स हिमसेल्फ एंड सिंग्स हिमसेल्फ, कवि जो है खुद से खुशी मनाता है और गीत गाता है।
अगला पॉइंट है द थीम ऑफ दिस पोएम इज, इस कविता का थीम क्या, मुद्दा क्या, ब्रदरहुड है, याद रखेंगे क्या है, ब्रदरहुड, भाईचारा। चलिए अगला पॉइंट है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ डैश, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक डैश है, कविता है ना। तो कैसा कविता, इस कविता को गाया जा सकता है, जिस कविता को गाया जा सकता है उसको लिरिक बोलेंगे, ये भी याद रखिएगा, पूछता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ लिरिक। डैश सेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स, मतलब किसका मानना है कि मानव रक्त रंग समान होता है, ये किसका मानना है, तो ऑफ कोर्स वोल्ट व्हिटमैन का, कवि का, तो याद रखेंगे कवि का मानना है। तो वोल्ट व्हिटमैन सेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है ऑल द पोएम्स ऑफ वोल्ट व्हिटमैन इज कलेक्टेड इन डैश बुक। अच्छा, वोल्ट व्हिटमैन का सभी कविता किस बुक में संग्रहित है, मैंने बताया था लीव्स ऑफ ग्रास, कौन, लीव्स ऑफ ग्रास, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है क्रिट्स मीन्स, क्रिट्स का मतलब होता है धार्मिक विश्वास, लेकिन ये इंग्लिश का एग्जाम होगा तो वहां धार्मिक विश्वास ऑप्शन में रहेगा नहीं, तो धार्मिक विश्वास की जगह रिलीजियस बिलीफ याद रखेंगे। तो क्रिट्स का मतलब होता है रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक विश्वास। हजार्ड, हजार्ड का मतलब होता है खतरा अर्थात डेंजर, खतरा को हजार्ड भी बोलते हैं, डेंजर भी बोलते हैं, पेरिल भी बोलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है स्कूल्स मीन्स, स्कूल्स का मतलब होता है सोचने का तरीका, अंग्रेजी में बोलेंगे सिस्टम ऑफ थॉट, सिस्टम काफी प्रचलित है एल्विस यादव की वजह से, तो स्कूल्स मीन्स सिस्टम ऑफ थॉट। अगला पॉइंट है लोफ स्टैंड्स फॉर, मतलब लोफ का प्रयोग किस शब्द के लिए होता है, तो लोफ का मतलब होता है भटकना अर्थात वांडर। चलिए अगला है नेम एन अमेरिकन पोएट, एक अमेरिकन कवि का नाम लिखना है। जी हाँ, हमारा अपना कवि अमेरिकन पोएट है, कौन, वोल्ट व्हिटमैन, वोल्ट व्हिटमैन। तो चलिए हमारा कविता, आज के क्लास में हम लोगों ने कविता पढ़ा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कवि के बारे में भी जाना, समरी भी जाना, कविता को सुना भी, ऑब्जेक्टिव्स को भी देखा। अगर ईमानदारी पूर्वक बगैर स्किप किए इस वीडियो को देखे होंगे तो इस कविता का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए, लेकिन इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये कविता बहुत ज्यादा वीवीआई है।